नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। जैसा कि आपको पता ही है कि आपके जो एग्जाम है वो बहुविकल्पी क्वेश्चंस पर आधारित होंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए बहुविकल्पी क्वेश्चंस की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम को, वाष्प अवशोषण प्रणाली को। इसके पहले मैंने 4 चैप्टर पूरे कवर करवा दिए हैं, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर वो चारों वीडियोस या फिर 4 चैप्टर के वीडियोस वो आप देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उनमें है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और हाइड्रोलिक्स भी मैं करवा रहा हूँ इस समय, और आपका कैड भी चल रहा है तो वो भी देख लीजिएगा। और जैसे ये आजकल 10 तारीख तक ये वाले तीनों सब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं, मैं जो आपके और बचे हुए सब्जेक्ट हैं वो भी करवाने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो देखिए क्या कह रहा है। आज की वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है वाष्प अवशोषण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपको पता है हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वाष्प अवशोषण प्रणाली। तो इसमें क्या होता है, वाष्प को अवशोषित किया जाता है इस प्रकार से जो हमारे रेफ्रिजरेटर बनते हैं उनका अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। और ये चैप्टर है बहुत ही छोटा, तो इसमें लगभग 9-10 क्वेश्चन ही बनेंगे, तो मैं उतना ही करवाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन पहला कह रहा है वाष्प अवशोषण प्रणाली का प्रयोग करते हैं। आज वाष्प अवशोषण प्रणाली का हम लोग कब प्रयोग करते हैं, जब हमें क्या कम प्रशीतन क्षमता चाहिए होती है। कम प्रशीतन क्षमता का मतलब क्या है, ऐसी जगह पर हमें प्रशीतन क्षमता देनी है जहां पर कम मात्रा में ठंडक देनी हो, तो वहां उसे हम लोग बोलेंगे कम प्रशीतन क्षमता वाला क्षेत्र, या फिर कम प्रशीतन क्षमता हमें देनी पड़ेगी। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्प अवशोषण प्रणाली का चालन होता है, जो आपकी वाष्प अवशोषण या फिर एब्जॉर्प्शन प्रणाली होती है उसका चालन किस तरीके से होता है। उसका चालन जो होता है वो शांतिपूर्ण ढंग से होता है। इसमें जो पार्ट होते हैं वो शांति से कार्य करते हैं, कोई इसमें आवाज नहीं आती है, कोई शोरगुल नहीं होता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्प अवशोषण प्रणाली में अवशोषक का प्रयोग कर वाष्प के आयतन को किया जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि जो वाष्प होती है या फिर कोई भी प्रशीतक हो, उसमें हम लोग वाष्प के आयतन को हमेशा कम ही करते हैं। संपीडक में ले जाने के बाद में उसका जो आयतन होता है वो कम किया जाता है, जिससे उसका क्या है ताप बढ़ सके और क्या है ऊर्जा उसकी बढ़ सके ज़्यादा। तो इसका बी नंबर ऑप्शन कम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कम किया जाता है आयतन इसमें। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है साधारण वाष्प अवशोषण प्रणाली में प्रयोग करते हैं, जो आपकी सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम होता है उस प्रणाली में हम लोग क्या यूज करते हैं। तो उसमें हम लोग अमोनिया प्लस पानी का यूज करते हैं। अमोनिया आपका जो होता है वो रेफ्रिजरेंट के रूप में होता है, और जो पानी होता है वो अवशोषक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दोनों चीजें मिलाकर की जाती हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने पीछे पढ़ा है, कहीं द्रव यूज हो रहा था तो कहीं पानी यूज हो रहा था, जो भी आपकी फ्रिज वगैरह बनती थी या जो भी आपके वाष्प अवशोषण प्रणाली जो भी पिछला थे चैप्टर उनमें देखा है आपने। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे वेपर कंप्रेशन सिस्टम था तो उसमें वेपर होती थी, ठीक है। अब वो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता था तो उसमें एयर का यूज किया जाता था। वही यहाँ पर हम लोग अमोनिया और पानी का यूज करते हैं उसी के रूप में। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इस प्रणाली में पानी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया कि पानी जो होता है वो अवशोषक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में 3 तरल निकाय किसका नाम होता है। तो आपको जो 3 तरल निकाय होता है, ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम लोग 3 तरलों का प्रयोग करके किसी भी कूलिंग क्रिया को प्राप्त करते हैं, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोलक्स प्रशीतक बोलते हैं या प्रशीतित्र बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोलक्स प्रशीतित होते हैं उनमें हम लोग 3 चीज़ों का यूज करते हैं। पहला है अमोनिया, दूसरा है पानी और हाइड्रोजन। इन तीनों चीज़ों का मिलाकर मिश्रण जो होता है उसको हम लोग प्रशीतक के रूप में यूज करते हैं। तो इसीलिए हम लोग उसे 3 तरल निकाय कहते हैं, क्योंकि ये तीनों तरल ही होते हैं। तो 3 तरल निकाय ये प्रणाली कहलाती है, और इस पर जो आधारित प्रशीतित्र होते हैं वो इलेक्ट्रोलक्स प्रशीतित्र होते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 तरल के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं
3 तरल के रूप में, वही देखिए मैंने बताया था, अमोनिया, पानी और हाइड्रोजन। तो ये सभी डी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सभी होते हैं, ये प्रयुक्त किए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से अमोनिया का दाब होता है। जो आपका डाल्टन का आंशिक दाब नियम होता है, उसमें जो अमोनिया का दाब रखा जाता है वो रखा जाता है 300 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 300 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप लोग ये सीधे याद कर लेंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से अमोनिया का ताप होता है। तो ऊपर दाब था और नीचे ताप था, तो इसमें एक भी क्वेश्चन बन सकता है। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार अमोनिया का ताप और दाब क्या होता है। तो यहाँ पर ताप जो होता है वो माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस होता है, 10 अंश सेल्सियस होता है माइनस का। तो आप लोग ये बी नंबर बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन। देखिए अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है। सूर्य की सोलर ऊर्जा से चलने वाला प्रसिद्ध होता है। तो आप लोगों ने पिछले प्रसिद्ध पढ़े, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते थे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग जितना यूज करते जा रहे हैं, वो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी पूर्णतः खत्म हो जाएगी और हमें जो ये भी हमारे उपकरण है ये खराब हो जाएंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज कल ज़्यादा से ज़्यादा सोलर सिस्टम का यूज किया जा रहा है। सूर्य की ऊर्जा जो होती है, सूर्य की जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, उसका यूज करके हम लोग बिजली को उत्पादित करते हैं। तो उसी पर आधारित एक प्रसिद्ध बनाया गया, जिस प्रसिद्ध को हम लोग सोलर शक्ति प्रसिद्ध तंत्र बोलते हैं। ये सोलर सिस्टम पर आधारित होता है। इसमें इस तरीके का मैकेनिज्म लगाया दिया जाता है कि इसका जो सोलर पैनल वाला सिस्टम होता है वो धूप वाले स्थान पर रख दिया जाता है, और जो भी हमारा प्रसिद्ध होता है वो जिस स्थान पर हमें रिक्वायरमेंट होती है वहां पर लगा देते हैं, और ये 24 घंटे वर्क कर सकता है। ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ धूप के समय में ही वर्क करेगा। इसमें क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी वाले कुछ बैटरीज या सेल्स लगा दिए जाते हैं, जो वो स्टोर भी करते जाते हैं, और दिन में तो ऑटोमेटिक उस प्रसिद्ध को चलाते रहते हैं। तो दिन में ऑटोमेटिक चलता है, वो सेल बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं, वो सिर्फ चार्जिंग लेते हैं, चार्ज होते हैं अपने आप में, और जैसे ही सूर्य का प्रकाश जाता है तो वो जो सेल होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और आपके प्रसिद्ध को कंटिन्यूअस चलाते रहते हैं। तो इस पर आधारित जो प्रसिद्ध होता है वो सोलर शक्ति प्रसिद्ध होता है। तो आप लोग ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। ये चैप्टर था बहुत ज़्यादा छोटा, इसलिए इसमें 10 क्वेश्चन ही लगभग बन सकते हैं। तो यही क्वेश्चन आपको आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि आज से जो आप लोगों के ये चैप्टर कंप्लीट हुए, ये कितने 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए, और जो चैप्टर है शाम को मैं 2 चैप्टर का लगभग वीडियो और दे दूंगा। एक का दोपहर में मिल जाएगा आपको, एक का शाम को मिल जाएगा। फिर आपके लगभग 2 चैप्टर बचेंगे, तो उनके मैं कल और परसों में दे दूंगा। तो ये भी सब्जेक्ट पूरा आपका कल परसों में खत्म हो जाएगा। आप लोगों को चिंता नहीं करनी है, सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा। और जो सब्जेक्ट 2 बचे हुए हैं, जैसे ये 3 सब्जेक्ट जो स्टार्ट है इस समय, जैसा कि आप लोग जानते हैं RAC, हाइड्रोलिक्स एंड कैड एंड कैम, तो ये तीनों सब्जेक्ट 10 तारीख तक जैसे ही खत्म हो जाते हैं। जो आपके और सब्जेक्ट बचे हुए हैं, जैसे एनवायरमेंटल स्टडीज बचा हुआ है, और आपका एनर्जी कंजर्वेशन बचा हुआ है, और मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन स्किल बचा है। तो कम्युनिकेशन स्किल में कम चांसेस हैं कि मैं करवाऊं। अगर आप लोगों की डिमांड रही है, आप लोगों ने कहा, तो मैं उसे करवा लूंगा। वैसे मैं जो कम्युनिकेशन स्किल सेकंड है वो मैं नहीं करवाऊंगा। 2 सब्जेक्ट और करवाऊंगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज और एनर्जी कंजर्वेशन। फिर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या आप कितना कहते हैं कि वो भी सब्जेक्ट लाओ, तो मैं वो भी करवा दूंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कुछ क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।